हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेलअप चैनल वेलअप एकेडमी। आज है हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज का डे 3 और आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ओके, ये हमारे चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 3 है जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सीरीज़ का मोटिव भी यही है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर से जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको इस सीरीज़ में कवर करें। ये जो नोट्स है मैंने यहाँ पे बनाया है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने यहाँ पे एज ए नोट्स रखा है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो असेसमेंट है और एट्रीब्यूट्स है, दो शब्द है, इनका मतलब क्या है। तो मानो कि एक फ़ोन है, आप दुकान में गए हो एक फ़ोन ख़रीदने के लिए, तो आप इसका चेक कर रहे हो कि बैटरी लाइफ कितनी है, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसका प्रोसेसर कैसा है, ये सारा चीज़ आप चेक कर रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, 3 चीज़ मैंने बताई, ये हुआ इसके फीचर्स हुए, कुछ हुए कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप जो कर रहे हो ना इस फ़ोन के साथ कि आप चेक कर रहे हो, इस चेकिंग को हम कहते हैं टेस्ट करना, एग्जामिन करना, चेक करना। तो किसी भी चीज़ में जो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो जो फीचर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और जब हम उनको टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट। तो यानी हमारा जो टॉपिक है उसका क्या मतलब है, हमारा टॉपिक का मतलब है कि जो जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं इंसानों में, एट्रीब्यूट्स यानी जितने भी फीचर्स हैं हर एक इंसान में, साइकोलॉजिकल फीचर्स, उनको हम एसेस करना सीखेंगे, यानी उनको एग्जामिन करना, टेस्ट करना सीखेंगे, कैसे करते हैं और क्या क्या फीचर्स यानी क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, सो हमने देख लिया कि असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट करना, एग्जामिन करना, जज करना, और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले जो है इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं, फिर हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे और फिर उनके असेसमेंट के मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है तो उसको असेस करना इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि असेसमेंट है फर्स्ट स्टेप किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने का। अब देखते हैं कि असेसमेंट क्या है। ओके, असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ध्यान देना, measurement of psychological attributes of individuals and their evaluation after using multiple methods in terms of certain standards of comparison। तो कुछ standards of comparison होता है, यानी कोई एक, मान लीजिए ये पूरा स्किल है तो इसके बीच में एक स्टैंडर्ड, एक सेट स्टैंडर्ड होगा, उससे कंपेयर करके और फिर उसको इवेल्युएट करके जो निकलेगा किसी भी इंडिविजुअल को, उस मेजरमेंट को हम कहेंगे कि हमने उसका एसेस करा है। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को एक सर्टेन स्टैंडर्ड में सेट करके फिर उसका मेजरमेंट करते, फिर उसका मेजरमेंट करते, तो हम कहते हैं इसको हमने एसेस करा है। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल है आईक्यू का। आईक्यू का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, एक सेट स्टैंडर्ड है यहाँ पे कि अगर इतने से इतना है तो आपका आईक्यू, अगर इतने से इतना है तो आप नॉर्मल हो, फिर अगर ये है तो आप अच्छे हो, फिर अगर ऐसे है तो आप बहुत ही अच्छे हो, फिर अगर ऐसे हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छे हो, ऐसा करके एक टेबल आता है जहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो हमने समझ लिया कि इनको ना मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन, और फिर हम उनको इवैल्यूएट भी करते हैं आफ्टर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ कंपेरिजन। ओके, हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures। तो कोई भी एट्रीब्यूट्स को जब तक हम किसी साइंटिफिक प्रोसीजर यानी साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू मेजर नहीं कर सकते ना, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये इंसान में मौजूद है, ये इंसान में एग्जिस्ट करता है। जब तक हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, साइंटिफिकली प्रोसेस के थ्रू हम इसको मेजर नहीं कर सकते, एसेस नहीं कर सकते, तब तक हम नहीं कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स किसी भी इंसान में एग्जिस्ट करता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि द एट्रीब्यूट चोजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्पस। और ये जो एट्रीब्यूट हम चूज़ करते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट को हमें एसेस करना है, ये हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, ये आप एग्जाम्पल देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ तो अच्छा लगेगा।
जैसे एग्जाम्पल में, इन ऑर्डर टू हेल्प ए वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन वी में एसेस हिज हर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो जैसा हमारा पर्पस है कि एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में थोड़ा वीक है, उसको हमें हेल्प करना है कि वो एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करे। तो इस जगह पे हमारा जो असेसमेंट का जो पर्पस है वो है उसको हेल्प करना, डूइंग वेल इन एग्जामिनेशन, उसको एग्जाम में अच्छा करने के लिए हमें हेल्प करना है। तो इसके लिए हम जो एसेस करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स को हम एसेस करेंगे, वो है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, कि उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको हम टेस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम देखेंगे। ओके, फिर अब हम देखते हैं, एक नोट है, हम एक इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट नोट है, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स to evaluate abilities, behaviors and personal qualities of individuals। तो ये जो मैंने कहा ना कि किसी भी एट्रीब्यूट्स को हम तब तक उसको किसी भी इंसान में मौजूद नहीं मानते, एग्जिस्ट करता है नहीं मानते, जब तक वो एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक टेस्ट के थ्रू नहीं गुजरता है। यानी किसी भी असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर, जब तक वो सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स के थ्रू नहीं गुजरेगा जिससे कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी इंसान के एबिलिटीज़ को, बिहेवियर्स को और पर्सनल क्वालिटीज़ को, तब तक हम उसको नहीं कहेंगे कि वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। ओके, और एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या क्या यूज़ करता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स। ओके, और किस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए? एबिलिटीज़ को, बिहेवियर्स को और पर्सनल क्वालिटीज़ को। एबिलिटीज़ माने, एबिलिटीज़ का सीधा मतलब होता है क्षमता, है ना, कि कैपेबिलिटी कितनी है किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान क्या चीज़ करने के लिए उसकी कितनी क्षमता है, क्या एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं एबिलिटीज़। बिहेवियर यानी लोगों का बिहेवियर, कैसा व्यवहार है उसका, और पर्सनल क्वालिटीज़, लोगों के अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं वो। ओके, तो अब हम देखते हैं सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसके बाद हम जाएंगे कि क्या क्या है, और फिर हम उसके बाद इनको टेस्ट करने के जो तरीके हैं उनको देखेंगे। ओके, सो अब हम ये जानने से पहले, जो भी एट्रीब्यूट्स उनको जानने से पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल। यानी ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का होता है, लीनियर माने सीधा नहीं है, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब मैं कैसा है मैं समझाती हूँ। दे आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। इसके ना बहुत सारे डायमेंशन हैं। जैसे मानो कोई किसी भी इंसान का साइकोलॉजिकल एक क्वालिटी है कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत इंटेलेक्चुअल है ना। इंटेलेक्चुअल मानो एक एट्रीब्यूट है, एक क्वालिटी है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक चीज़ में इंटेलेक्ट है। अगर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा होता है तो देखना उसकी मैथ्स भी अच्छी होती है, साइंस भी अच्छी होती है, या और उसके लैंग्वेज भी अच्छे होते हैं। तो अगर कोई भी इंसान इंटेलेक्ट है, उसको साइकोलॉजी का ज्ञान है, उसको फिलोसफी का ज्ञान है, उसको सेल्फ हेल्प का ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें उसको पता है। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ जो है लीनियर है, माने किसी को सिर्फ मैथ्स आता है तो मैथ्स ही आता है, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स आता है तो उसको साथ के साथ साइंस भी आता होगा, ऐसा होता है। यानी ये जो है ये लीनियर नहीं है और यूनिडायमेंशनल नहीं है, माने एक ही डायमेंशन नहीं है, इसके बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये डायमेंशन के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, दे आर यूजुअली मल्टी डायमेंशनल। ओके, अभी इफ़ यू वांट टू हैव ए, अभी बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव ए complete assessment of a person, you will need to assess how she or he functions in various domains or areas such as cognitive, emotional और social। ओके, तो यानी अगर आपको किसी भी इंसान का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को एसेस करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एरिया को देख के उसको एसेस नहीं कर सकते हो। मतलब किसी भी मानो इंसान का पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना है तो सिर्फ वो सोशली इंसान कैसा है उसको देख के आप जज नहीं कर सकते हो। आपको देखना है कि वो इमोशनली भी कैसा है और कॉग्निटिवली वो कैसा इंसान है, और सारा चीज़ देखने के बाद ही आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। ओके, अब बताते हैं कि दिस एट्रीब्यूट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैराइटीज ऑफ टेस्ट यूज्ड इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स है ये टेस्ट के बेसिस पे भी डिवाइड है कि ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है, इन एट्रीब्यूट्स पे किया जा सकता है, ये और एक पर्टिकुलर टेस्ट है, ये इन एट्रीब्यूट्स पे किया जा सकता है, तो ऐसे करके है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है इंटेलिजेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड
think rationally and use available resources effectively when faced with challenges। तो इंटेलिजेंस क्या है? तो इंटेलिजेंस एक कैपेसिटी है जिसके तहत या फिर जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, हम रैशनली सोच सकते हैं। ओके, और साथ के साथ जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उनको जब वक्त आता है, जब चैलेंज आता है, तब हम सही से यूज़ कर सकते हैं। ओके, मानो कोई भी बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो बुद्धू है, उसको फ़ोन वगैरह चलाना आता नहीं है, और कोई इमरजेंसी है, पुलिस को फ़ोन करना है, एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, लेकिन उसको फ़ोन चलाना आता नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके पास वो रिसोर्स है, फ़ोन उसके पास रिसोर्स होगा तभी वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बट एक इंटेलिजेंट इंसान जो है वो अलग होता है, और इंटेलिजेंस होने का मतलब ही यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेस है आप उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। ओके, अभी इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड ए ग्लोबल मेजर ऑफ ए पर्सन जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग। ओके, अभी इंटेलिजेंट जो है ये एक मेजर है जिससे कि ग्लोबली हम ये भी देख सकते हैं कि एक इंसान में कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितना है। कॉग्निटिव माने किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव, है ना। साइकोलॉजी में कॉग्निटिव का मतलब होता है इंसान कितने अच्छे से या फिर कितना जल्दी किसी चीज़ को प्रोसेस कर सकता है। ओके, तो किसी भी चीज़ को जो प्रोसेस करने की जो क्षमता है, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम स्कूलिंग, मतलब स्कूलिंग में, स्कूल में या फिर जहाँ जहाँ भी सिखाते हैं कुछ भी चीज़ों को, उस चीज़ को ग्रैब करने की, उस चीज़ को प्रोसेस करने की कितनी क्षमता है उस इंसान में, ये भी इंटेलिजेंस में आता है। और फिर जैसे जनरली बताते हैं, स्टूडेंट्स हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन, बट यहाँ पे टी आएगा, बट आएगा, बट देयर सक्सेस इन लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद देयर इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स। ओके, तो कहते हैं कि जो भी बच्चा लॉ मतलब थोड़े से लॉ इंटेलिजेंस होता है, तो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता है, कम इंटेलिजेंट, बहुत कम चांसेस है कि वो स्कूल में या फिर स्कूल से रिलेटेड या फिर एकेडमिक्स के रिलेटेड जो एग्जाम्स है उसमें अच्छा करे, लेकिन उसका जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट के बेसिस पे नहीं होता है या फिर एकेडमिक्स के टेस्ट स्कोर पे बेस्ड नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल है बैक बेंचर्स का, जो बैक बेंचर्स होता है उनका उतना अच्छा एकेडमिक स्कोर नहीं आता है, बट वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, है ना। मतलब बस मैंने बताया है, ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। यानी हमारा जो सक्सेस है वो सोली ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम एकेडमिकली अच्छा स्कोर करें या नहीं करें, लेकिन कुछ हद तक हमारा एकेडमिक्स भी ज़रूरी होता है और उसी के लिए हम इतने पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी नॉलेज को ग्रैब करना। अब एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी स्किल को आप कितना जल्दी उसको एक्वायर कर सकते हो। स्किल का मतलब होता है कुछ भी नई चीज़ों को सीखना। मानो आपको स्विमिंग सीखनी है, तो दो बंदे अगर मानो एक साथ दोनों ने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करा है, एक ने एक हफ्ते में बहुत अच्छा सीख लिया और एक को लगा बहुत टाइम, मानो 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, तो हम कहेंगे एप्टीट्यूड किस में ज़्यादा है, जिस बंदे ने एक हफ्ते में सीख लिया है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक इंसान में कितना पोटेंशियल होता है किसी भी नई स्किल को एक्वायर करने का। ओके, सो एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू प्रेडिक्ट whether individual will be able to do if given proper environment and training। तो ये थोड़ी बहुत ना ये वेदर इसमें है, थोड़ा सा वो है, आप देख लेना। वाट एवर ये वाट एवर है, वेदर नहीं, वाट एवर। ओके, हाँ, वाट एवर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का ये भी मतलब होता है, जैसे ना फ्लो टूट जाता है ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी इंसान को अगर एक नए इन्वायरमेंट में डाल देते और उसको अगर सही ट्रेनिंग देते तो वो कितना जल्दी या फिर कितना अच्छे से उस काम को कर सकता है। ओके, ए पर्सन विथ हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कैन डू वेल एज एन इंजीनियर। जैसे कि अगर किसी इंसान में मैकेनिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी जो मैकेनिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको एक्वायर करने की उसमें पोटेंशियल अगर ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा चांसेस है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। सेम एज अगर किसी भी इंसान का लैंग्वेज एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा होता है तो बहुत अच्छा चांसेस है कि अगर उसको ट्रेनिंग सही से मिल जाए तो वो एक अच्छा राइटर बन सकता है। ओके,
फिर है इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। सो इंटरेस्ट इन एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर्स। तो इंटरेस्ट किसी भी इंसान का एक प्रेफरेंस होता है कि वो किस तरीके के एक्टिविटीज़ में एंगेज करेगा, है ना। मानो मेरी इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो मैं टीचिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें एंगेज करना ज़्यादा पसंद करूँगी। किसी भी इंसान का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें एंगेज करना उसको पसंद होगा। तो यही है। सो असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में हेल्प टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट और कोर्स दे कैन परस्यू कंफर्टेबली एंड विथ प्लेजर। तो इंटरेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स अगर वो लेंगे तो उनको बहुत कंफर्टेबल लगेगा और वो खुशी के साथ उसको पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प अस इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑन जॉब। और अगर हमें किसी भी इंसान के इंटरेस्ट का पता है तो हम उसके लाइफ में कितना सेटिस्फेक्शन रहेगा उसके बारे में पता कर सकते हैं, और जॉब में भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। मतलब कोई भी इंसान अगर अपने इंटरेस्ट का काम करेगा तो उसके लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी बना रहेगा, वो खुश रहेगा, उसकी वर्क लाइफ बैलेंस बनी रहेगी और साथ में उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रहेगी क्योंकि वो अपना पसंद का काम कर रहा है। ओके, अब चौथा क्या है हम देखते हैं। चौथा है पर्सनालिटी। ओके, हम बहुत पीछे आ रहे हैं, मतलब ख़त्म हो रहा है टॉपिक। अब पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी रेफर्स टू रिलेटिवली एंडवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो पर्सनालिटी मतलब ये है कि एक इंसान का कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक है जिनको साथ में मिला के अगर हम एज अ होल देखें तो ये इंसान दूसरों से डिस्टिंक्ट होता है, यानी अलग होता है। सो पर्सनालिटी टेस्ट ट्राई टू एसेस एन इंडिविजुअल्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उस इंसान में यूनिक क्या है वही हम पर्सनालिटी के थ्रू ढूंढते हैं। जैसे कि वेदर ही और शी इज़ अ डोमिनेंट और सबमेसिव, क्या वो इंसान डोमिनेंट है या सबमेसिव है, आउटगोइंग है या विड्रॉन है, मूडी है या फिर इमोशनली स्टेबल है, एट्सेट्रा। यही सब हम देखते हैं। मतलब कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से वो दूसरों से अलग है, सिंपल मतलब पर्सनालिटी का। जैसे कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे है कि डोमिनेंट, सबमेसिव या फिर आउटगोइंग, विड्रॉन, मूडी या फिर इमोशनली स्टेबल। ओके, अब पर्सनालिटी असेसमेंट हमें इस चीज़ को करने में हेल्प करता है टू एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट हाउ शी और ही विल बिहेव इन फ्यूचर। और पर्सनालिटी असेसमेंट के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं या फिर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में या फिर आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में वो इंसान कैसे बिहेव कर सकता है। ओके, अगर मानो कोई भी इंसान है जो इमोशनली स्टेबल है, तो अगर उसके फ्यूचर में कुछ ख़राब सिचुएशन आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो इमोशनली स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो यही बात है। ओके, अब नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज़ में है वैल्यूज़ आर एंडवरिंग बिलीव्स। वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ है कुछ इंसान के बिलीव्स। जैसे मानो कि मेरी ये बिलीव है कि जो बड़े हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, ऐसे लेट्स से एन एग्जांपल। बट कोई और बंदा है वो बोलता है कि नहीं, जो बड़े हैं हमें उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, जो ठीक बातें कर रहे हैं, जो सही बात कर रहे हैं उनकी बातें सुननी चाहिए। तो वो है वैल्यूज़, है ना। मतलब मेरा क्या बिलीव है वही मेरे वैल्यूज़ है। ओके, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी गरीब आए, मानो रास्ते में अगर हम चल रहे कोई भी भीख मांगना है हम उसको दे देना चाहिए, लेकिन कोई और इंसान है उसको ये लगता है कि नहीं, हमें हर किसी को नहीं देना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उसी को देना चाहिए। तो ये है वैल्यूज़, मतलब ये है बिलीव। और बहुत सारे बिलीव्स ऐसे मिलके एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट होता है और उसी को हम कहते हैं कि इंसान में ये वैल्यूज़ है। ओके, अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, मतलब एक आइडियल बिहेवियर होगा उस बिलीव के बेसिस पे कि मैं अगर बिलीव करती हूँ कि जो भी अच्छी बातें कर रहे हैं या फिर सही बातें कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातें सुननी चाहिए, तो ये मेरा एक बिहेवियर होगा कि जो अच्छी बातें करेंगे मैं सिर्फ उन्हीं की सुनूंगी, हर किसी की बात मैं सुनूंगी नहीं। ओके ओके, सो अ पर्सन हैविंग ए वैल्यू सेट्स ए स्टैंडर्ड्स फॉर गाइडिंग हिज आर एक्शन इन लाइफ एंड ऑल्सो फॉर जजिंग अदर्स। तो एक इंसान का जो भी वैल्यू सेट होता है उसके हिसाब से वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है जिसके वजह से उसके क्या एक्शंस होंगे वो डिसाइड हम कर पाते हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम ये भी देख पाते हैं वो किसी इंसान को कैसे जज करता है। ओके, सो इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज ऑफ अ पर्सन। और मोस्टली जो वैल्यू असेसमेंट होता है उसमें हम देखते हैं कि डोमिनेंट वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल और इकोनॉमिक जो एरियाज है
उनमें किसी भी इंसान के जो डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। जैसे पॉलिटिकली उसका क्या बिलीव है, रिलीजियसली कुछ लोग मतलब जो अपना रिलीजन उसको बहुत दिल से मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेकुलरिज्म को मानते हैं। फिर सोशल में तो मैंने कहा कि सोसाइटी में कैसे क्या करना चाहिए, और इकोनॉमिक में पैसे के बारे में भी लोगों के अलग अलग बिलीव्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज़्यादा पैसा बुरी बात है, कुछ लोग मानते नहीं पैसा आना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि असेसमेंट के मेथड्स क्या है। ओके ओके सो अब तक हमने देख लिया है कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, 5 हमने देखे, और भी बहुत सारे हैं बट आपके सिलेबस में जितना है अब हम उतना ही कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि असेसमेंट के मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो असेसमेंट मेथड है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी इंसान के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको मेजर करने के लिए सेट स्टैंडर्ड है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सारा चीज़ है। मतलब बिहेवियर में अगर हम देखेंगे तो एप्टीट्यूड वगैरह आ जाएगा, और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेलिजेंस आएगा। हाँ, एप्टीट्यूड भी मेंटल कैरेक्टर में ही है, और बिहेवियर में और भी बहुत सारे हैं कि कैसे पेश आते लोगों के सामने, कैसे बिहेव करते लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें। ओके, तो अब कुछ फीचर्स इसके बारे में देखते हैं। तो दिस टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में यानी जब किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी होती है उसको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। फिर गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। पर्सनल सिलेक्शन, पर्सनल सिलेक्शन माने किसी भी चीज़ को, कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करना है उसके लिए, गाइड करने के लिए लोगों को, प्लेसमेंट के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए। ओके, जैसे प्लेसमेंट जो इंजीनियरिंग वगैरह बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल में आपकी प्लेसमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें। फिर हैं कि बिसाइड्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट, psychological test also develop certain projective tests especially for the assessment of personality। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो है ही बहुत सारा, उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो स्पेसिफिकली पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए बनाया गया है। ओके, अब दूसरा जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन ऑन ए 1-to-1 बेसिस। आप लोगों को पता ही है इंटरव्यू क्या है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे काउंसिलिंग में इंटरव्यू होता है, मतलब काउंसिलर और क्लाइंट का इंटरव्यू होता है, मतलब इंटरव्यू नहीं, एक इंटरव्यू का सेटअप में होता है। फिर जर्नलिस्ट इंटरव्यू, जर्नलिस्ट इंटरव्यू मतलब किसी भी सिचुएशन में वो सवाल जवाब वाला इंटरव्यू, या फिर अभी आजकल सेलिब्रिटी के जो बहुत सारे आप लोग देखते हो फिल्म वगैरह प्रमोशन के टाइम पे, तो वही है इंटरव्यू। ओके, दूसरा है केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या है? सो केस स्टडी इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट। अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को देखना, किस बेसिस पे कि उस इंसान के साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। साइको सोशल यानी सोसाइटी से जुड़ी हुई जितनी भी साइकोलॉजिकल बात है उन सबको हम देखते हैं केस स्टडीज़ में। और दूसरी बात, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है ना, मतलब वो कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहे हैं, कैसी उसकी लाइफस्टाइल है, वो होगा उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। और साथ में केस स्टडीज़ भी हैं। सो केस स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन जनरेटेड डाटा जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। और जो केस स्टडीज़ है वो मोस्टली डाटा पे बेस्ड होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जनरेट किया जाता है। जैसे कि इंटरव्यू के थ्रू मानो जनरेट किया गया, फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू, और साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका सवाल ऐसा आता है कि केस स्टडी के लिए किस किस मेथड्स के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्वेश्चन मतलब होता है जैसे नहीं होते बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में होता है और उसमें कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी किसी जो क्लाइंट है उसको दिया जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको क्या आंसर लगता है आप उस पर टिक करो, और फिर उसके बेसिस पे वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, एक आपने देखा होगा 16 पर्सनालिटी का टेस्ट करके एक है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि 108 क्वेश्चन उसमें होते हैं, और फिर उससे हम पता करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। उसमें 16 फैक्टर्स होते हैं और उनमें हम डिसाइड करते हैं कौन सा वो है, मतलब कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये सारा चीज़। अब हम दूसरा देख ले तो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन सिंपली से पता लग रहा है, ऑब्जर्व करना।
involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring in natural टाइम नेचुरल इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में जो भी फेनोमेना हो रहा है, रियल टाइम में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, उसको एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स के साथ ऑब्जर्व करना ही ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, सो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, सर्टेन फेनोमेना एज मदर चाइल्ड इंटरेक्शन कैन बी इजीली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जैसे एक माँ और बच्चे में क्या जो इंटरेक्शन होता है वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। और द मेजर प्रॉब्लम with observational methods are that the observer has little control over the situation and the reports may suffer from subjective interpretation of the observer। ओके, तो ये जो लाइन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड्स है उसमें ये दिक्कत आती है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑब्जर्वर के कंट्रोल में नहीं रहता है। और दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन बहुत ही रियल टाइम में होता है, बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, तो इसमें जो ऑब्जर्वर है उसके कुछ अपने इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। जैसे मानो बच्चा पहले से कुछ मतलब शरारत करके आया है और माँ के पास आया, तो माँ को पता है बच्चे ने शरारत करा है, तो अभी माँ के पास आया तो माँ बच्चे को डांट रही है। तो ऑब्जर्वर को आगे और पीछे का पूरा कुछ पता नहीं है, उसने क्या देखा कि माँ बच्चे को डांट रही है, तो वो इंटरप्रेट कर लेगा कि माँ शायद बच्चे से प्यार नहीं करती है, उसको डांट रही है, बट एक्चुअल में वो सिनेरियो नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन में यही दिक्कत आता है कि आगे पीछे का पता नहीं होता है, जो हम देखते हैं उसी पे इंटरप्रेट कर लेते हैं। ओके, और इंटरप्रेट नहीं भी कर लेते, हम ह्यूमन है, हमारे अंदर ओपिनियन देने की और इंटरप्रेट करने की शक्ति तो बहुत ज़्यादा है। ओके, और लास्ट में है सेल्फ रिपोर्ट। तो सेल्फ रिपोर्ट इज अ मेथड इन विच अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर सेल्फ हिमसेल्फ एंड और ओपिनियंस, बिलीव्स एक्सेट्रा दैट शी और ही होल्ड्स। सेल्फ रिपोर्ट में पता ही चल रहा है, सेल्फ रिपोर्ट मतलब खुद ही इंसान अपने आप को रिपोर्ट देता है, अपना रिपोर्ट देता है कि उसके बारे में उसके ओपिनियंस क्या है, बिलीव्स क्या है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के, जैसे मैंने बताया ना 16 पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये हम ये सेल्फ रिपोर्ट के बारे में में एक एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, तो सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है कि वो खुद ही इंसान अपने बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके ओपिनियंस क्या है, बिलीव्स क्या है। सच इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल और ए क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर में आ जाएगा आपका 16 PF, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ए साइकोलॉजिकल टेस्ट और ए पर्सनल डायरी। तो किसी भी इंसान को अगर आप इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हो तब भी सेल्फ रिपोर्ट मिलेगा आपको, क्वेश्चनर के थ्रू मिलेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट आप कुछ भी कर रहे हो उससे भी मिलेगा, और साथ में उसका पर्सनल अगर आप डायरी पढ़ सकते हो, पर्सनली अगर उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उससे भी सेल्फ रिपोर्ट मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ इट, दैट्स ऑल। हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स।